कैरस का करना है पोटेंशियल फ्लो डॉट इस तरह भी कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं टीएफ डॉट कैरस के साथ। टीएफ डॉट कैरस कैरस में से जो हम अपने मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे डीप लर्निंग के अंदर, जितने भी मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे हम किसके थ्रू करेंगे? कैरस और सीक्वेंशियल मॉडल के थ्रू। किसके थ्रू? सीक्वेंशियल मॉडल। जितने भी हमने लेयर्स को डिफाइन करना है वो किसमें डिफाइन करेंगे? सीक्वेंशियल मॉडल के। ठीक है, इसको भी कमेंट्स कर दिए। और इसके अंदर जो सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर हम अपनी मल्टीपल लेयर यूज करते हैं। टेंसर फ्लो डॉट कैरस डॉट लेयर एक्सपोर्ट डिफरेंट लेयर्स, डेंस लेयर्स, लैटरल लेयर्स, कन्वोल्यूशनल लेयर्स, चुप कर जाइए 1D 2D 3D LSTM लेयर्स। ठीक है, ये सारी क्या होती है? लेयर्स होती है। अभी हम एक ही लेयर यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? डेंस लेयर। वो कौन सी होती है? फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर। अच्छा, जादू इधर हो। तो अभी फिलहाल हमें दो चीजों को इंपोर्ट करना है, कैरस को आप बस बैठे सेपरेटली रहे। इंपोर्ट कर सकते थे, मॉडल को भी आप सेपरेटली इंपोर्ट कर सकते थे, और लेयर्स को भी आप सेपरेटली इंपोर्ट कर सकते थे। अच्छा, बट हम सारी चीजों को यूज करेंगे किसके थ्रू? टीएफ डॉट कैरस समथिंग। सबसे पहले हम मॉडल डिफाइन करें। मॉडल क्या लिखेंगे? टीएफ डॉट कैरस डॉट सीक्वेंशियल। और इसके अंदर एक आपकी क्लास होती है, इस क्लास के अंदर लिस्ट की फॉर्म के अंदर लेयर्स को पास करेंगे। क्या पास करेंगे? लेयर्स को पास करेंगे। अभी हमारे पास एक ही लेयर है, टीएफ डॉट कैरस डॉट लेयर्स। कौन सी लेयर? डेंस लेयर। उसके अंदर हम यूनिट्स पास करेंगे, कितने न्यूरॉन्स आपने पास करने। तो हमने जस्ट हमने क्या लिखा? 1 न्यूरॉन। क्या लिखा? 1 न्यूरॉन। डेंस लेयर यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? लेयर नंबर। आप ये 10 तो इसका मतलब 10 न्यूरॉन्स। अगर आप 1 न्यूरॉन पास कर रहे हैं, अगर आप लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसका मतलब है सिंगल फीचर। क्या मतलब है इसका? सिंगल फीचर। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे लाइक मैंने 5 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मल्टी लीनियर रिग्रेशन। याद है ना? कितने इनपुट्स हो जाएंगे यहाँ पे? 5 इनपुट्स। ठीक है, एक लेयर्स के अंदर कितने न्यूरॉन हो जाएंगे? 5 न्यूरॉन हो जाएंगे। अभी जैसे हम 1 न्यूरॉन पास कर रहे हैं, उसके बाद बताया कि हमारे पास जो इनपुट के तौर पे डेटा आएगा इसके अंदर, उसकी शेप क्या होगी। तो अभी फिलहाल हमने रखा उसकी भी क्या शेप होगी? 1 डिमेंशनल डेटा होगा अभी हमारे पास। हालांकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे डेटा होता है वो क्या होता है? 2 डिमेंशनल होता है। ऐसे ही है ना? अभी हम कहते हैं वो हमारे पास जो इनपुट के तौर पर डेटा आएगा वो भी क्या है? अभी 1 डिमेंशनल होगा, 1D होगा। ठीक है, मॉडल को डिफाइन करने के बाद हम मॉडल को क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। कंपाइल, जब आप मॉडल को कंपाइल करते हैं तो हम उसको पास करते हैं दो चीज, ऑप्टिमाइजर। क्या पास करते हैं? ऑप्टिमाइजर। तो हमने पास किया उसको SGD, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। क्या पास किया? ये वो होगा, इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। तो क्या बोलेंगे? बैक प्रोपगेशन। देखिए आप, ये वो ऑप्टिमाइजर होगा जो आपके वेट्स को इम्प्रूव करेगा। डायग्राम में देखिए ग्रेडियंट। यस, हर वेट से डिफरेंट भी होता है। नहीं, ये मेन यही है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिमाइजर है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर नजर आ रहा है, जो लॉस के बाद आपकी वैल्यूज को क्या करेगा? वेट्स को Improve करेगा। ये हमारा ऑप्टिमाइजर होगा। अच्छा, उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लॉस फाइंड करेंगे। ये जो लॉस है, अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कैरस के अंदर मल्टीपल, अगर आप इसके गाइडलाइन में जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड में गए, सॉरी कैरस एपीआई रेफरेंस, यहाँ पे लिखा, अभी बात करें लॉसेस की, तो यहाँ पे मल्टीपल लॉसेस आ रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन, अगर आप क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो डीप लर्निंग के अंदर लॉस का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे लॉस भी कहते हैं इसको, डीप लर्निंग के अंदर लॉस भी कहते हैं, कॉस्ट भी कहते हैं, एरर भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यूज की बेस पे आपने क्या करना होता है? एरर फाइंड करना होता है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम इन लॉसेस को यूज करते हैं, और डिफरेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप इन लॉसेस को यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
रॉ डेटा, एक सिंपल डेटा की बेस पे। तो अभी हम क्या यूज करते हैं, मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर में अगर आप जाएंगे तो लॉस क्या कह रहा है, लॉस स्क्वायर यानी कि मीन स्क्वायर एरर है ना, Yes, sir. वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा हमारा मीन स्क्वायर एरर। ये ऑप्टिमाइजर है। मीन स्क्वायर एरर आपकी बैकएंड पे एक क्लास होती है, क्या होती है, और उसको यहाँ पे कंपाइल के अंदर हम उसको सिर्फ क्या पास कर देते हैं, मीन। उसकी बैकएंड पे वो खुद ही क्लास को क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा। हमने दो चीजें पास की, ऑप्टिमाइजर और लॉस। लॉस क्या करेगा, जब मॉडल ट्रेन होगा वो उसकी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के दरमियान लॉस फाइंड करेगा और उसके बाद उसके वेट्स को इम्प्रूव करेगा, वेट्स को उसके एडजस्ट करेगा। तो ये हमारा, अभी हमने इसको कोई इनपुट डेटा पास नहीं किया, जस्ट मॉडल को डिफाइन किया और मॉडल्स को कंपाइल किया। अभी जस्ट हमने इतना काम किया। अब हम इसको पास करेंगे इनपुट डेटा। अभी सपोज कर लेते हैं कुछ हमारा डेटा सेट नहीं है, हमारे पास एक np डॉट एरे, एक हमारे पास एक सिंपल सी लाइक अरे है, मैंने लिखा -1 0 1 2 3 4 और इसकी जो डी टाइप रखनी है हमने np डॉट, और ये y एक्सिस है, np डॉट अरे ये -3 -1 1 और 3 5 7, ओके। उसकी डेटा भी मिल जाएगा, np डॉट। ये समझ लें हमारे पास ये क्या होगा, फीचर्स होंगे, इनपुट डेटा होगा, और ये हमारे क्या होंगे, टारगेट्स होंगे। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे जो टारगेट है वो किस तरह के हैं, कंटिन्यूस है ना, क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमारी कौन सी, अब देखें ना, अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सपोज करें हम कहते हैं जब x की वैल्यू लाइक 2 है, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर सपोज कहते हैं अगर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हैं मुझे, ये पता जब वो उतना कैलकुलेट करके उसके जोन करते बताएं जरा सर 1 3 5 7 चलते हैं तो सीरीज अच्छा पहले ये देखिए x एक्सिस डेटा के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 One. -1 0 1 2 3 4 और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, -3 -1 क्यों 3 आनी चाहिए? 3 5 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड करूंगा, तो क्या पैटर्न बनेगा, ब्रैकेट में इसकी क्या लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, बेसिकली लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, 11 13 हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है 15 अगर हम 19 बनेगा, 19 कहते हैं w 19 बनेगा, 19 x 6 7 प्लस 2 बार है यही 19 बनेगा, हमारे 19 पास। जिसको अगर हम वैसे क्लासिकल मशीन मॉडल में इक्वेशन को क्या लिखते थे, mx b0 प्लस b1 x x1 इस तरह लिखते थे ना हम। जी सर। अगर आप b ये इंटरसेप्ट को यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे लिख दिया आपने b मींस के 22 वैल्यू, और यहाँ पे जो b1 है इसको हम क्या बोलेंगे, वेट्स, क्या बोलेंगे इसको, वेट्स, और ये x1 क्या है हमारे पास, इनपुट के वाले फीचर। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, मेन इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन यही होती ना। अच्छा जरूरी नहीं होता कि प्लस माइनस, प्लस आए या माइनस आए, दोनों चीजें आ सकती है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है ना, ठीक है। अब हमें क्या पता है यहाँ पे W की कौन सी वैल्यू रखें और B की कौन सी वैल्यू रखें, आइडिया है आपको क्या, तो B के -1 समझ आई थी, नहीं सर 4 दूनी 8 और ये देखें अगर x की रखेंगे लाइक 10 रखेंगे, x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो चेक कर 19 होगी। सही है सर, सही बिल्कुल सही। ये 19 देखा। 19 कैसे आया, ये आप बताना आप, यही चीज भाई सिंपल है। अब उसने उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जब W की वैल्यू 2 हो और आपकी वैल्यू कौन सी हो, इंटरसेप्ट की -1
इंटरसेप्ट की वैल्यू में क्या हो गए -1 -1 हो, तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। अब ये जो पैटर्न बना है ये कैसे बना, ये पैटर्न, अब ये पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है, 2x -1, यही पैटर्न बन रहा है ना, Yes, sir. यस मतलब यही बन रहा है। सिंपल है। अब ये पैटर्न ये बन रहा है, तो डीप लर्निंग तो हम ये पैटर्न नहीं बताएंगे, वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा। हमको इसको कोई जब फ्यूचर वैल्यू देंगे तो वो उसकी क्या कर देगा, फौरन प्रेडिक्शन कर देगा। अब हमने मेन चीज ये है, अच्छा अगर ये देखें, अगर हम यहाँ पे अगर आपने ये देख लिया कि हमारे पास अगर इनपुट के तौर पे 10 आ रहा है और आपने कहा कि अगर आप अपनी W की वैल्यू यानी कि वेट्स की वैल्यू 2 रखते हैं और 22 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है। हो सकता है समटाइम जब स्टार्टिंग पे मॉडल ट्रेन हो रहा हो तो उसने वेट्स की वैल्यू क्या रख ले, लाइक वो रख ले 7 रख ले, तो कितना आंसर आ रहा है 69। हो सकता है कि उसने क्या रखा हो, लाइक 10 रखा हो, तो क्या रिजल्ट आ रहा है 99। जब मॉडल ट्रेन होगा तो वो पहले वेट्स की वैल्यू क्या होगी, सपोज करें 10 है, आज कम हुई 8 होगी तो रिजल्ट क्या होगा 79। और जब उसकी वेट्स की वैल्यू और कम हुई यानी कि और इम्प्रूव हुआ तो वो क्या हो गया, लाइक 7, तो ये क्या आ गया 69। अगर 4 आ गया तो वो क्या आ गया 39। अगर मैं कहूँ लाइक 3 किया तो ये क्या आ गया और कम हो गया। जब आपने 2 किया तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया कि 19। हो सकता है साथ जब आपकी वेट्स की वैल्यू कम हो यानी कि इम्प्रूव हो रही हो, फिर हमारे पास जो लॉस आ रहा हो सकता है वो 10 आ रहा हो, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 10 आ गया। हो सकता है कि वो लाइक 8 आ रहा हो, 11 आ गया। ये लॉस, ये बेसिकली हमारा क्या होगा 22 वैल्यू होगी। ये किस बेस पे फाइंड करेंगे, उसके लॉस की बेस पे। अब मींस कि हमारे पास जो पैटर्न बनेगा यानी कि प्रेडिक्शन का वो ये बनेगा 2x -1 बनेगा। अब ये कैसे बना, इसको हम इसको फाइंड करते हैं, करें फाइंड जी, चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट फिट, उसको हमने पास किया x एक्सेस डेटा और y एक्सेस डेटा, और उसको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है epoch, हम उसको दे दिया 500। epoch का मतलब होता है ट्रेनिंग टाइम, देखिए उसको कितनी आइट्रेशन करना चाह रहे हैं। जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी हो सकता है जो वेट्स की वैल्यू होगी वो रैंडमली जो उसने साइन की होगी इतनी ज्यादा एक्यूरेट ना हो, उस वक्त आपका लॉस बहुत ज्यादा आ रहा हो। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा लेकिन सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो वो लॉस को मिनिमाइज कर देगा, वेट्स को इम्प्रूव कर देगा। चेक करते हैं, जब मैंने इसको रन किया देखिएगा जब फर्स्ट आइट्रेशन हुई उस वक्त लॉस क्या आ रहा था 23.32 आ रहा था, अगर आप नोट करें। उसके बाद लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर 18 आ गया, फिर 14 आ गया, 12 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, लॉस मिनिमाइज हो रहा है। आर्टिशन को ज्यादा ही लिखा दी, लॉस मिनिमाइज होते हुए देखिए 0.0 समथिंग में जा रहा है, ठीक है। अगर आप स्कोर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका लॉस और कम हो गया 0. ये बेसिकली क्या है, ये वही फार्मूला है मीन स्क्वेयर एरर का, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप देखें ये कम होते हुए ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चला गया, ठीक है। इसका मतलब आपकी लॉस की वैल्यू माइनस में जा रही है अगर आप देखें, ठीक है। अब हमारे पास मॉडल तो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, डीप लर्निंग का ट्रेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट सॉरी प्रिडिक्शन करेंगे। अब कौन सी वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 10.0 रखेंगे, या 10 रख दो, तो क्या ऊपर आनी चाहिए 19 आनी चाहिए। तो हमने क्या, हमारे ऊपर क्या आ रही है 18.98 आ रही है। इसका मतलब है काफी हद तक हमारी जो सिमिलर आउटपुट आ रही है, इसका मतलब है मॉडल आपका बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, एक्यूरेट हो चुका है। अब हमें कैसे पता चला कि इसका जो आंसर है 18.98 आना चाहिए, उसकी ब्रैकेट में उसने वेट्स की वैल्यू क्या रखी है, उसने वेट्स की वैल्यू क्या रखी है और 22 की वैल्यू क्या रखी है, उस पर हमें इतना डिपेंड पता नहीं चलेगा क्योंकि हर एक सिंगल लेयर के ऊपर हमारे पास वो वेट्स की वैल्यू भी इंप्रूव हो रही होती है, लॉस भी मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। उन दोनों को चेक करने के लिए हमें दोबारा से एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, हमने नाम रख दिया इसको लेयर अंडरस्कोर 1, हमने अपने डांस लेयर को सेपरेट फाइंड कर दिया, tf.keras.
लेयर्स डॉट डेंस लेयर। हमने इसको सेपरेट डिफाइन किया, यूनिट्स लाइक 1 इनपुट शेप 1। हमने ये सेपरेट डिफाइन की लेयर्स और इस लेयर को मॉडल के अंदर पास कर दिया। न्यू मॉडल EF डॉट केरस डॉट सीक्वेंशियल मॉडल। पहले हम उसको ये लेयर्स को डायरेक्टली किसके अंदर लिख रहे थे, सीक्वेंशियल के अंदर लिख रहे थे। फिर हमें उसकी ना लाइक वेट्स की वैल्यू, वेट्स का आइडिया नहीं हो रहा था कि उसके अंदर उसका उसने जो वेट्स हमारा प्रूफ हुआ वो क्या थी, वो उसकी वैल्यू क्या थी, हम इस तरह उसको चेक नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने पहले लेयर्स को सेपरेटली डिफाइन कर दिया और फिर बाद में इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने मॉडल को क्या किया, न्यू मॉडल की बेस पे हम उसको कंपाइल कर दें। ऑप्टिमाइजर हमारा एसटीडी लॉस क्या रखा था हमने, मींस क्या रहा। आगे अब हम क्या करेंगे, न्यू मॉडल की बेस पे मॉडल्स को फिट कर देंगे, जिनके ट्रेन कर देंगे। और फिट एक्स एक्सेस डेटा, वाई एक्सेस डेटा, इपॉक्स दिया हमने लाइक 500, मॉडल को ट्रेन किया। मॉडल ट्रेन हुआ, जब आप इसकी प्रेडिक्शन करेंगे दोबारा से, न्यू मॉडल डॉट एक, अगर आप उसको 10 वैल्यू देते हो लाइक 10 तो क्या दे रहा है हमें 18 पॉइंट। अब हमें आइडिया हो जाएगा लेयर 1 के साथ। लेयर 1 का नाम रखा था हमने लेयर 1 डॉट, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है गेट वेट्स। जब गेट वेट्स करेंगे यहाँ पे देखिएगा वेट्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमने क्या रखी थी 2, एग्जैक्टली क्या रखी थी 2। और यहाँ पे हमने 22 की वैल्यू क्या रखी थी -1, तो यहाँ पे क्या आ रही है -0.99। जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे y और वेट, फार्मूला क्या बना था हमारे पास WX प्लस B, यही फार्मूला था ना हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब हम अपने y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो मीन्स कि हमारे पास वेट की वैल्यू क्या होगी, ये है। और हमारे पास जो हम जिसकी हम प्रेडिक्शन कर रहे थे वो 10 था, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 10 और प्लस B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, तो इसको हमने लिख दिया इस तरह। तो हमारे पास अगर y की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो हमारे पास प्रेडिक्शन आ गई 18 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड डीप लर्निंग है। ये हेलो वर्ड लंबा हेलो वर्ड आगे रहने दे वैसे लिख देते प्रिंट। ये तो हम अब देखना डेटा कोई भी होगा तो आप उसको ट्रेन कर लेंगे, जितना मर्जी बड़ा डेटा हो, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये याद होगा जब हमने क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल यानी कि क्लासिकल मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे, जब हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, याद है, लीनियर इक्वेशन को। यह हमने लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व किया यूजिंग अ डीप लर्निंग। जो आप जितना वो काम कर चुके ना उसके अंदर लाइक क्लासिकल मशीन मॉडल्स के अंदर जो आप ऐसे इम्प्लीमेंट किया आपने, वो रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया, ठीक है, वो सारे आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी हमें एल्गोरिथम बताना पड़ता है, यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं बताना पड़ा, वो खुद ही पैटर्न को क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ऑटोमेटिक लर्निंग हो रही है, ठीक है। और ये अगर आप देखिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है मेन। मशीन लर्निंग के अंदर हम फीचर की जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो मैन्युअली करते होते हैं, और डीप लर्निंग के अंदर जो फीचर की जो एक्सट्रैक्शन हुई है वो ऑटोमेटिकली, उसने पैटर्न को ऑटोमेटिकली फाइंड किया ना। हमने उसको तो ये नहीं बताया कि ये इक्वेशन होनी चाहिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, मॉडल को ट्रेन करें, हम नहीं बता रहे इसको। वहां भी अगर आपको याद होगा हमने उसकी स्लोप को फाइंड करने के लिए जब हमने सबसे पहले लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, यानी कि जब हम लीनियर रिग्रेशन को पढ़ रहे थे, जब हमने स्क्रैच से बिल्ड किया था लीनियर रिग्रेशन को, याद होगा आपको, हमारे पास फॉर्मूला था B0 प्लस B1 x1। तो हम B1 को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे थे B1 समेशन x माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू y माइनस y का मीन और इस तरह x माइनस x का मीन का स्क्वायर। यही फार्मूला यूज कर रहे थे b को फाइंड करने के लिए। ये b बेसिकली क्या है, डीप लर्निंग के अंदर वेट है, क्या है ये, वेट है। इस वेट्स को हमने ये फार्मूला नहीं बताया,
कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने मॉडल को ट्रेन करना है। ये वेट्स, ये B1 की वैल्यू हम किसके थ्रू ले रहे हैं? ऑप्टिमाइजर के थ्रू। इसके थ्रू ले रहे हैं और ऑप्टिमाइजर की बैकएंड पे यूज हो रहा है बैक प्रोपगेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट? बैक प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन सारी कैलकुलस है, इसकी बैकएंड पे यूज हो रहा था आपका चेन रूल। क्या यूज हो रहा है? चेन रूल। और चेन रूल की बैकएंड पे क्या यूज होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। उसी में आ गए तो समझ आई? पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था कि डीप लर्निंग के अंदर दो तरह के लोग काम करते हैं, एक है इंजीनियर, एक है रिसर्चर। जो रिसर्चर है उसको बैकएंड पे देखते हैं कि चीज किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है। हम जो इंजीनियर है उस चीज को यूज करेंगे काम करने। हमने यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी आपको, कोई नहीं दी, मॉडल भी ट्रेन हो गया हमारा। हमें ये पता था, हमें ये पता था कि बेसिकली जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हमें ये पता था यहाँ पे उसके लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे और उसके लिए जो आप ऑप्टिमाइजर है वो डिफरेंट ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख जाएंगे ऑप्टिमाइजर्स के अंदर तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। यार इधर दिखाएगा कि नहीं? ये है हमारे, ये सारे कॉन्सेप्ट के हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। सारे कौन से कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और सभी के अंदर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है बैक प्रोपगेशन। मैंने कहा था बैक प्रोपगेशन क्या है? सेंट्रल एल्गोरिथम ऑफ द डीप लर्निंग। बैक कैसे? SGD है, RMS प्रोब है, आल्फादम है, ये डिफरेंट हमारे ऑप्टिमाइजर्स हैं। तो मेन दो चीजों पे गेम है हमारी डीप लर्निंग की। किस किस के ऊपर? लॉस के ऊपर, लॉस के ऊपर। नहीं लग जितना गया। मर्जी बड़ा आपका डेटा सेट होगा, सिर्फ हमने अपने लेयर्स को बड़ा इंक्रीज करना है। खत्म होगा तो लगेगा। लग जाएगा, वो बीच में ही दिखाएगा। एक और चीज, ये दो चीजें आपने नोट रखनी है। सबसे पहले क्या होगा? मॉडल ट्रेन होगा, वो उसके लॉस को फाइंड करेगा। ये डायग्राम अगर आपको जेल में रहेगी आपको आइडिया हो जाएगा। जब हमारा लेयर्स के थ्रू डेटा ट्रांसफॉर्म होके आएगा, देखिए प्रोसेस होके आएगा, तो वो हमें प्रेडिक्शन देगा। क्या देगा? तो हम अपनी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान क्या करेंगे? लॉस को फाइंड करेंगे। जब हम लॉस फाइंड करते हैं फिर हम इस लॉस की वैल्यू को इस एल्गोरिथम को पास करते हैं जिसका नाम क्या है? बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन को ये लॉस वैल्यू देते हैं जिसकी वजह से वो हमारी वेट्स की वैल्यू को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। क्या करता है? वेट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करता है। ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो हम अपनी डीप लर्निंग के अंदर यूज करते हैं। जी सर। और सबसे मेजर प्रॉब्लम यानी कि मोस्टली यहाँ से आती है कि SGD है जो ऑप्टिमाइजर आप यूज कर रहे हैं, ये बैकएंड पे किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारे पास अगर क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल है तो उसके अंदर तो हम ये फार्मूला यूज कर रहे थे, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले को क्या बोलते थे? OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। याद है ना? क्या बोलते थे इसको? OLS। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे आप जो ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं SGD, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये बेसिकली ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। और बैक प्रोपगेशन क्या है? सारी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, सारा कैलकुलस यूज हो रहा है। पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स। जीत के दोबारा टास्क। वो सारा ये दोबारा टीम का भी देगा। इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? वेट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं। दो चीजें तो ये हो गई हमारी पास। तीसरी चीज होती है उसका एक्टिवेशन फंक्शन। क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लॉस, उसका ऑप्टिमाइजर। ये तो हो गया मॉडल को कंपाइल करते हुए। जब आपका डेटा लेयर्स के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, अब हमें यहाँ पे हमने कोई एक्टिवेशन फंक्शन बताया उसको? नहीं सर। यहाँ पे उसने खुद ही फाइंड कर लिया एक बैकएंड पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। अभी आप इस प्रॉब्लम में देखें, हमने जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया इसके अंदर वो ये बन रहा था WI और प्लस B, यही फॉर्मूला बन रहा था ना। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एक्टिवेशन। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और इसके साथ हम क्या यूज कर रहे होते हैं? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसी इक्वेशन के थ्रू उसने पैटर्न को फाइंड किया ना। यहाँ पे अगर आप नोट करें, हमारा जो इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न बन रहा था वो क्या बन रहा था? y = 2x - 1, यही पैटर्न बन रहा था हमारे पास।
यहाँ पे W वैल्यू हमने 2 रखी, ये कैसे फाइंड हुई, हमने यहाँ पे इसको डिटेल से देखा। हमारे पास ग्रेड्स की वैल्यू ये आ रही थी, ठीक है, हमने इसको फाइंड किया, ये जो W था, और यहाँ पे X जो था हमारे पास इनपुट वैल्यू, और यहाँ पे जो B है वो हमारे पास क्या आ रही थी, -0.99 आ रही थी, तो हमने इसको -1 कंसीडर कर लिया था। मींस के हमारा जो एग्जैक्ट पैटर्न बनता था इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो हमने यूज करें, वो ये पैटर्न बन रहा था, ये हमारी एक ये लीनियर इक्वेशन बन रही है। जब आप अपनी इमेज डेटा को प्रोसेस करेंगे, टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। वो उन डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जो हम यूज करते हैं वो सिग्मॉइड यूज करते हैं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और tan h यानी कि हाइपरबोला टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है बिग डेटा के ऊपर रीलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और एक यूज होता है सॉफ्टमैक्स। ये हमारे कुछ एक्टिवेशन फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। ये सारे वर्क करते हैं नॉन लीनियर डेटा के ऊपर। किसके ऊपर? क्योंकि जब हमारी बिग प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो लीनियर नहीं होता, वो डेटा हमारा लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर डेटा होता है। नॉन लीनियर डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो हम एक्टिवेशन फंक्शन करते हैं वो भी नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे थे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमारा एक लीनियर डेटा के साथ यूज कर रहे थे। नॉन लीनियर डेटा ये होता है हमारे पास, अगर सपोज करें ये हमारे पास कुछ डेटा है, लाइक ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास कुछ दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक 2 फीचर्स का डेटा है। जब आप इसको इजीली क्लासिफाई करेंगे, जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ना उसके अंदर, क्योंकि ये डेटा आपका कौन सा है? नॉन लीनियर डेटा। जब नॉन लीनियर डेटा को क्लासिफाई करेंगे तो किस तरह करेंगे? नॉन लीनियर तरीके से। तो नॉन लीनियर डेटा को देखिए, आप नॉन लीनियर डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे वो भी कौन से होने चाहिए? नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होने चाहिए। जो हमारे पास स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन सा? स्टेप। जो हमारे पास स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो भी हमारे पास लीनियर डेटा के साथ यूज करते हैं। जो हमारे पास लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो भी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब ये है, उसकी जो इक्वेशन उसकी जो बनती है वो इस तरह की डायग्राम बनती है, या तो 0 या 1। और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि हमारा डेटा इस तरह एक लीनियर इक्वेशन के अंदर हो रहा है। और उसके बाद लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को इम्प्रूव किया गया था, उसके लिए हमने क्या यूज किया? सिग्मॉइड। लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट किया गया था किसके अंदर? सिग्मॉइड के अंदर। सिग्मॉइड का फार्मूला क्या बना था? p/1 + a - y, ये बना था। इसको बोलेंगे हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो नॉन लीनियर डेटा के साथ मैंने बताया कौन सी एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं? नॉन लीनियर। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेशन फंक्शन रीलू, टेंजेंट डिलीट कर दे, और सिग्मॉइड या फिर लीनियर। फोन से डिलीट कर दे। अलियान नींद आ रही है? क्या हुआ? यहाँ पे एक यूज होता था स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, वो तकरीबन उसका कॉन्सेप्ट आया था तकरीबन 1982 के अंदर, खत्म हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई? तो इसमें अभी हमने जो काम किया उस पे काम किया लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन पे काम किया। यहाँ पे हमारे पास सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड, टेंजेंट और रीलू, ये तीनों काम करते हैं किसके ऊपर? नॉन लीनियर डेटा के ऊपर। सिग्मॉइड को हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी होती है। क्या यूज करनी होती है? बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर जिस तरह हमारे पास ये डेटा होता है, कैसा होगा डेटा? मतलब वैल्यूज कैसे होंगे? इस तरह डेटा जो हमारे पास जो डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड होता है। सर नॉन लास्ट में लीनियर अगर हमारे पास जो इनपुट्स हैं, अगर हमारे पास जो आउटपुट आ रही हो, अगर यस है या नो है, यस है या नो है, तो हमारे पास जो लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर, उसके अंदर हम जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं सिग्मॉइड। और जो हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारी इनपुट के तौर पे जो हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डेंस लेयर। कौन सी लेयर? डेंस लेयर। और जब आप डेटा आपका सारा प्रोसेस होके आता है, जब वो हमारी लास्ट लेयर पे आता है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं फ्लैटन लेयर। और ये सारी लेयर्स वो होती हैं, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप अपनी इमेज डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं
किसके ऊपर? इमेज डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट डेटा के ऊपर। अगर इमेज डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर विजन, अगर टेक्स्ट डेटा यूज कर रहे हैं तो एनएलपी। तो इमेज डेटा मींस के कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के लिए जो यहाँ पे जो हम लेयर यूज करते हैं इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर्स। क्या बोलेंगे इसको? कन्वोल्यूशन न्यूरल नेट। और कन्वोल्यूशनल लेयर के लिए मोस्टली जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है? रेलू। क्या होता है? रेलू। अगर आप एक इमेज डेटा की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, जितना इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया सेल्फ ड्राइविंग कार का, तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर प्रोसेस हो रही होती है ना, इतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, उसको क्लासिफाई करना, तो सारा कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट था ना बेसिकली। अगर आपने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर देखते हैं, वहाँ पे आप जितने कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं फौरन आपको आइडिया हो जाता है कि पीछे जब आप वो स्टोर में एंटर होते हैं वो आप कार्ड देते हैं, आप एंटर करते हैं। देखा है आपने Amazon Go का? नहीं देखा? Amazon Go बड़े बड़े बाहर यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो सारे कंप्यूटर विजन प्लस डीप लर्निंग प्लस सेंसर को यूज करते हैं। समझ आई? अगर आप इमेज डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हम अपनी मोस्टली जो लेयर्स यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? कन्वोल्यूशनल लेयर्स। अभी जैसे हमने एक ही लेयर के अंदर एक ही न्यूरॉन पे काम किया, मोस्टली डीप लर्निंग के अंदर न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर वर्किंग नहीं की जाती है, मोस्टली इसके ऊपर वर्किंग की जाती है इमेज डेटा के ऊपर और टेक्स्ट डेटा के ऊपर। इसके ऊपर इमेज डेटा के ऊपर और टेक्स्ट डेटा के ऊपर जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि ऑडियो या देखिए हम कहते हैं ना ये लाइक किसकी वॉइस है, ये लाइक ये वॉइस ए की है, ये वॉइस बी की है, किसकी वॉइस है? देखिए पर्सन ए की है या पर्सन बी की है, पर्सन सी की है। वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को क्लासिफाई करना, वो भी किसके थ्रू करते हैं? डीप लर्निंग। हाँ वो तो एक इमेजेस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ना, सारा कुछ करना पड़ता है, हर चीज करना। अभी तो हमने एक डमी सा डेटा लिया ना, यहाँ पे तो हम यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं ना उसको इमेज वगैरह को नहीं उसको ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में स्प्लिट करते ना प्रॉपर्ली। यहाँ पे तो हमने किसी को एक्स एक्सेस को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट किया, अभी कुछ नहीं किया। अभी जैसे हमने वही डेटा उसको पास कर दिया, फिर ठीक। आगे फर्दर इसको कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जो डेटा था उसी को वही सारा डेटा हमने इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। उसको प्रॉपर्ली हम देखेंगे ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना टेक्स्ट डेटा की, तो इसके अंदर जो मोस्टली हम लेयर यूज करते हैं वो यूज करते हैं RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, या LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। उसके लिए जो मोस्टली जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है वो होता है हाइपरबोला टेंपलेट। ठीक हो गया? ठीक है, समझ आई चीजें? हाँ जी। तो इसका मतलब है डीप लर्निंग के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी: एक्टिवेशन फंक्शन, उसका ऑप्टिमाइजर, और क्या? लॉस। एक्टिवेशन फंक्शन, ऑप्टिमाइजर। एक्टिवेशन फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑप्टिमाइजर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लॉस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लॉस डिपेंड करता है कि आप रिग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप लॉस यूज कर रहे हैं किसके लिए? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। दोनों के लॉस डिफरेंट हैं। इस तरह याद होगा, रिग्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीन स्क्वायर्ड एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम यूज किया जाता है डीप लर्निंग में, ठीक है। ऑप्टिमाइजर, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स हैं। आज हमने जो ऑप्टिमाइजर देखा था वो था SG, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और इसको हम देखेंगे बैकएंड पे ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। ये बैकएंड पे जो कॉन्सेप्ट है बैक प्रोपगेशन का वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, हम इसको देखेंगे। और एक्टिवेशन फंक्शन अभी जो हमने काम किया वो था हमारे पास एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। उसका क्या फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास? अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम देख रहे थे, WI प्लस B। यहाँ पे हमारे पास अभी W की वैल्यू वो भी एक थी, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आप अपनी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जिसको हम यूज कर रहे हैं।
तो समझ आ रही कि बातें नहीं और ब्रेक की बात नहीं। तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं ताकि आपको जी सर ये हमारा था ब्रेन के अंदर क्या होते हैं हमारे पास कबूमा बड़ा प्लेयर है कितना से यहाँ पे हमारे पास इसको क्या बोलते हैं बैट्समैन तेंदुलकर न्यूरॉन बायोलॉजिकल न्यूरॉन ब्रेन सेल्स यहाँ पे हमारे पास ये नजर आ रहा है ना ये आपको न्यूक्लियस फंक्शन है सब है ये क्या है न्यूक्लियस नहीं जाएंगे ना चीजें ये क्या है सर ये क्या है एक्टिवेशन फंक्शन न्यूक्लियस नहीं है इसको बायोलॉजिकल न्यूरॉन के अंदर कहते हैं और इसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर क्या बोलेंगे एक्टिवेशन फंक्शन इमेज डेटा के लिए डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन और टेक्स्ट डेटा के लिए डिफरेंट ठीक है इतना पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग क्या मतलब है उसका एक्टिवेशन फंक्शन ही है वो बेसिकली हम कहते हैं टेक्स्ट डेटा के लिए और एक्टिवेशन फंक्शन है और क्या कहते हैं इमेज डेटा के लिए और एक्टिवेशन फंक्शन है जहां से भी वही है जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह का एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करता है अब ये हमारा यूनिट तो दोनों पत्ते बैठे हुए हैं आज धमाका होना है मैच ये है ना फिर इंडिया पाकिस्तान की सुलह ये ब्रेन की सिमुलेशन देखिए इसकी वीडियो देखिए नीचे हमारी जब किसी चीज के बारे में आप सोचते हैं ना तो हमारी ब्रेन सेल्स के अंदर हमारे बेशुमार न्यूरॉन्स जमे हुए हैं वो हमारा इनपुट हमारी जो इनपुट के तौर पे इम्पल्सेस जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जा रही होती है वो हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है हम देखते हैं यार आज तो मैंने 5 साल पहले वहां पे जब आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो हमारा मॉडल फौरन क्या हो जाता है ट्रेन हो जाता है जब आप उसको 5 साल बाद देखते हैं तो वो कहते हैं यार हाँ इसको मैंने 5 साल बाद वहां पे देखा ये बेसिकली आपका मॉडल ट्रेन हुआ होता है जो आपके ब्रेन सेल्स के अंदर सर ये पढ़ाई में क्यों नहीं ट्रेन होता है और ये इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बायोलॉजिकल और ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन और ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल अब आप उसकी समझ आ रही होगी ये क्या है अब सर मॉडल ट्रेन ही नहीं हो रहा हमारा इसको देख हो जाएगा जब कर जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी करना होगा ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन और ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल यार बाहर जाके लड़ लो यार यहाँ पे हमारे पास ये डेंड्राइट्स ये एक्सेस के थ्रू इसकी आउटपुट दूसरे न्यूरॉन्स को जा रही होती है यहाँ पे हमारे पास x0 x1 x2 ये इनपुट्स होती हैं जो डेंड्राइट्स को हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन में कहते हैं डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस उसको हम बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर कहते हैं वेट्स या पैरामीटर ठीक है W0 W1 W2 और ये हमारे पास होती है सेल की बॉडी इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन यहाँ पे इसका सिंपल सी